नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी ले सकेगा 14,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज। जी हां, केंद्र के बताए 4 सुधारों पर मिलेगी पात्रता। 0.25% अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने बढ़ाई कर्ज सीमा, तो वहीं 0.5% कर्ज राज्य बिना किसी शर्त के ले सकेंगे। बाकी के 1.5% कर्ज के लिए 4 सुधार करने होंगे। 4 सुधारों में पहला वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा व्यापार के लिए सरलीकरण, ईजी ऑफ डूइंग, तीसरा शहरी निकायों को बेहतर करना और चौथा विद्युत क्षेत्र में सुधार। तो ये 4 सुधार हैं जिनको ये 4 सुधार यदि होते हैं तो एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से। तो एमपी 14,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। केंद्र के बताए 4 सुधारों पर यह पात्रता मिलेगी। 0.25% अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने कर्ज सीमा बढ़ाई है। 0.5% कर्ज राज्य बिना किसी शर्त के ले सकेंगे। तो आपको बता दें 4 सुधार करने होंगे इसके लिए, वो 4 सुधार भी बता दें। पहला वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा व्यापार के लिए सरलीकरण ईज ऑफ डूइंग, तीसरा शहरी निकायों को बेहतर करना और चौथा विद्युत क्षेत्र में सुधार। सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, 0.25% अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता, क्या क्या वो सुधार है, विस्तार से बताइए, जिनकी पात्रता पूरी होने पर ही उन्हें कर्ज मिल सकेगा। जी रेनू, बिल्कुल। जो 2% वृद्धि की गई है, इसमें 0.5% में बिना किसी शर्त के बाजार से ब्याज भी ले सकेगी। लेकिन जो 4 बातें हैं, 4 सुधार हैं जिन पर उसे कर्ज बिना शर्त के मिलेगा, वो ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, और दूसरा व्यापार के लिए सरलीकरण यानी ईज ऑफ जो डूइंग है उसको लेकर भी इनको काम करना होगा, और तीसरा शहरी निकायों को बेहतर करना, और चौथा विद्युत के क्षेत्र में सुधार करना होगा। और इन्हीं बातों को लेकर जो कर्ज है उसमें जो 4 सुधारों पर उसमें पात्रता भी बढ़ाएगी कर्ज लेने की, और इन्हीं 4 पर अब सरकार को फोकस करना होगा ताकि जो युवा है उनको भी काम मिल सके, और जो व्यापारी है उनके लिए भी और उद्योग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा सरल हो सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाक की इस नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाक की इस नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन ये काफी दुखद है। एक जवान शहीद हुआ और लगातार जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जैसा सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाक की इस नापाक हरकत पर लगातार सेना मोर्चा संभाले हुए है। सुरक्षा बलों ने जम्मू में राजौरी जिले के कालाकोट में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना ने मायारी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था। रिपोर्ट के मुताबिक 4 आतंकी उस इलाके में फंसे हैं। तो जानकारी है कि 4 आतंकी इस इलाके में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी जानकारी मिली है। सेना ने मायारी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पहले घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद एक आतंकवादी को मार गिराया गया। जानकारी है कि 4 आतंकी इसी इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्हें खोजकर सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें मारने की कोशिश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के दौरान 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी।
तो इस तरीके से मॉल और अन्य जगहों के लिए नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने जाने की मनाही है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग नहीं जा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर भी मनाही है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। साथ ही सभी जगहों पर 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी। साबुन से 40 सेकंड तक हाथ साफ करना जरूरी होगा। सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना होगा। खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी होगा। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा होगा। मॉल और अन्य स्थलों में जाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिन्ह बनाना होगा। ठीक इसी तरीके से 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल भी और उनके लिए भी नियम जारी किए गए हैं। गाइडलाइन है फेस कवर मास्क वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा। जूते चप्पल अलग अलग स्लॉट में लोग खुद रखें। दुकान स्टॉल कैफेटेरिया में सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है। हर समय कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। मूर्तियों पवित्र पुस्तकों आदि को छूने ना दिया जाए। बड़ी सभाएं मंडलियों पर रोक जारी रहेगी। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत गाने बजाए जा सकते हैं। बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं है। आम प्रार्थना मैट से बचे। भक्त खुद की मैट लाएं। प्रसाद वितरण या पवित्र जल का छिड़काव नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहे हैं। जो नियम है, जो गाइडलाइन है, वो भी आपको बता दें। रेस्टोरेंट में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य होगा। डिस्पोजेबल मेनू के उपयोग करने की सलाह दी गई है। डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग होना चाहिए। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल करें। बुके सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर दें। होम डिलीवरी से पहले कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। तो 8 जून से तमाम जो होटल हैं वो भी खुलेंगे। उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत। सभी को फेस मास्क लगाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जानी चाहिए। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट। होटल में एंट्री के लिए लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए। गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस रिसेप्शन पर जरूरी होगी। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले सैनिटाइज करना होगा। गर्भवती और अधिक उम्र के गेस्ट को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को न रुकने की सलाह देनी होगी। तो केंद्र सरकार ने राज्यों का बकाया जीएसटी जारी किया। राज्य सरकारों को दिया 3 महीने का जीएसटी बकाया। केंद्र ने 36,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कई राज्य सरकारें कर रही थी भुगतान की मांग और अब राज्य सरकारों को यह भुगतान किया गया है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों का बकाया जीएसटी जारी कर दिया है। राज्य सरकारों को दिया 3 महीने का जीएसटी बकाया। केंद्र ने 36,400 करोड़ रुपए जारी किए। कई राज्य सरकारें भुगतान की मांग कर रही थी। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई। एमपी में कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने सब कुछ बताकर किया है। एक आरोप यह भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले 1 साल में तलखी कम नहीं हुई है, बड़ी है। ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने नहीं सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में उनसे अपना परिवार नहीं संभाला, अपने आप नहीं संभाल पाए जी। अब आप न संभालें और वहां पर सरकार तो चलनी है, तो वो सरकार बनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आकलन करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको अपने रास्ते तय करने चाहिए। तो न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले जाने वाले कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी में अपनी मर्जी से आए थे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सच का सामना करने से कतरा रही है क्योंकि अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की वहां पे सरकार गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले लिया और पूरा खेल रच दिया। अब आप हमें बताइए कि क्या हानि का है ये राजनीति में? आप बताइए, ये हमारे लिए संभव है कि हम किसी को पकड़ करके ले आकर के बैठा दें? जी, ये कभी संभव हुआ है? कोई आया तो अपनी मर्जी से ही आया। मैंने तो आपको बताया जो विपक्ष का। तो मैं फिर कहता हूं, विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सच्चाई को सामना करने से कतरा रहा है और सच्चाई को अंडरस्टैंड करते हुए भी उसको नकार रहा है। इसलिए उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दैट दे शुड अंडरस्टैंड। मैं विपक्ष में रहा हुआ हूं, लंबे समय में लंबा जीवन हमारा विपक्ष में ही गुजरा है। सबसे पहली बात यह होती है कि सेल्फ कंट्रोल, राइट अप्रोच, डेवलपिंग द क्रेडिबिलिटी। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहा है। पर सिंधिया साहब का टूट जाना और मतलब जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस परेशान होगी। मतलब उनका सिंधिया को आपने छीन लिया उनसे। ठीक है, उनको परेशान होना समस्या आती है, किसी के भी घर में आती है। आत्मचिंतन करना है ना, दूसरे को दोष देकर के क्या होगा? अमित शाह ने हमारी मेरे घर से कोई चीज ले जाए जी तो मैं उसको दोष दूं, ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारा घर ठीक रहना चाहिए था? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स डजंट वर्क। और फैक्चुअल चीजों को एक्सेप्ट करना ये तो जिम्मेवारी होगी। मैं कहता हूं कि विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए, सतही तौर पर काम करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अच्छी तस्वीर अब उनकी पार्टी के बारे में भी और देश के लिए भी कोई अच्छा उपकरण नहीं बन पा रहे हैं। मैं अमित शाह को कोट करना चाहता हूं यहां पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर को राहुल जोशी को एक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी पार्टी का अगर भरोसा नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वीक है बहुत ज्यादा? अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लीडरशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन जी, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नैरेटिव तय करना, स्ट्रेटेजी तय करना और सही रास्ते से ऑपोजिशन करना, इसके लिए मन बनाना पड़ता है। ये मन नहीं है उनका, वो शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, उनके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग घट रही है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। वे आज काला दिवस मनाएंगे, जिसमें 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी काला मास्क, काली टोपी, काली पट्टी और काला चश्मा लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों नियमितीकरण और 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू करने के साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का लाभ देने की मुख्य मांग को लेकर सभी कर्मचारी अपना काम करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीती रात से कोरोना की 62 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में 54, जबलपुर में 3 और डिंडोरी में 5 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में अब तक 8,909 कोरोना के कुल केस हैं। 5,750 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 381 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले 3,687 पॉजिटिव केस, उज्जैन में 695 मामले हैं पॉजिटिव केस हैं, जहां जबलपुर में 267 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। भोपाल में 1,685 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, तो वहीं ग्वालियर में 176 पॉजिटिव केस देखे गए हैं।
इंदौर से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया एमपी में ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए फिर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में चक्रवात का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आप स्क्रीन पर 3 जिलों दमोह, सतना और रीवा की तस्वीरें देख रहे हैं। जहां एक और दमोह में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बडियादो थाना क्षेत्र के उफनते कंचन नाले को पार करने के दौरान एक बाइक बहने का मामला सामने आया। वहीं सतना में बारिश से जल जमाव की स्थिति बन गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसको बाहर निकालने की कोशिश में दिन भर लोग लगे रहे। इसके साथ ही रीवा में 2 घंटे की बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर के मुख्य मार्गों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेमचंद गुड्डू से घबराई बीजेपी। सांवेर के पूर्व विधायक के घर पहुंचे बीजेपी नेता। राजेश सोनकर के घर पहुंचे बीजेपी नेता। बीजेपी जिला अध्यक्ष है राजेश सोनकर, तो सोनकर के घर पहुंचे विजयवर्गीय रमेश मेंदोला। चुनावी रणनीति पर किया मंथन। विधायक मेंदोला को सौंपी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। सोनकर ने लड़ा था तुलसी सिलावट के खिलाफ विधानसभा चुनाव। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक, जिन्हें संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव की जवाबदारी दी है, शामिल विधानसभा की चुनाव की चर्चा को लेकर सौजन्य भेंट आज के लिए माननीय कैलाश जी और रमेश जी का घर पर आना हुआ था। सभी जनप्रतिनिधि सबकी भूमिका तय करके आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के तो उन्हें जवाबदारियां सौंपकर काम में लगाएं। इस मंशा को लेकर कल पार्टी कार्यालय पर बैठक होने वाली है। इसी संदर्भ में आज चर्चा करने के लिए उनका निवास पर आना हुआ था। राजनीतिक दखल पर पुलिस मुख्यालय सख्त हुई। प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को दिए गए निर्देश। ट्रांसफर, पदोन्नति, विभागीय जांच में राजनीतिक दखल नहीं। पुलिस के दूसरे कामों में भी राजनीतिक दखल नहीं। राजनीतिक प्रभाव में काम करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। विभागीय प्रक्रिया के तहत ही करने होंगे काम। निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर में राव पीथमपुर टोल टैक्स पर विवाद हुआ। कार सवार युवकों ने मारपीट कर दी। टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कर्मचारी समेत मैनेजर घायल हुए हैं। राव थाना पुलिस पहुंची मौके पर। मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।